हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मच अवेटेड वीडियो लाया हूं मैं सर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो बोथ ग्रुप या सेकेंड मॉड्यूल देने वाले हैं जून 2026 में। ठीक है, तो एसएमसीएफ कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, कैसे रिवाइज करें वो मैं लास्ट में लाऊंगा एग्जाम्स के पहले। अभी हम प्रॉपर आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए लेट्स स्टार्ट। एसएमसीएफ आपको पता ही है कि ठीक है 40-60 है, 40 एसएम 60 कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब इसमें आपको पता है कि एसएम में आधा पेपर ऑलमोस्ट केस स्टडी बेस्ड होता है। ठीक है, 40 में से 20 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी 10 से 1 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है, बाकी लगभग केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत आप देख लेना, पेपर पैटर्न के हिसाब से भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई करना। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले बता देता हूँ कि ये सिलेबस जो है आपका काफ़ी वास्ट है। 100 मार्क्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी वास्ट पेपर है, क्योंकि इसमें एसएम और कॉर्पोरेट फाइनेंस को मिक्स किया गया है। क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले एक 100 मार्क का अलग पेपर था, एसएम अलग से 40-50 मार्क्स का था, अब उनको कंबाइन किया गया है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं सिलेबस ज़्यादा हो जाता है जब आप दो चीज़ों को कंबाइन करते हो। तो सिलेबस आपको काफ़ी वास्ट लगेगा, प्रिपरेशन करते समय भी अच्छा खासा समय आपको लगेगा। तो पहले ही मेंटल प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट वास्ट है। ठीक है, टाइम अच्छा इसको देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर आप देखोगे तो इसका पेपर भी यूजुअली लेंदी ही आता है। मतलब आपको हो सकता है सब आता होगा, पर हो सकता है फिर भी पूरा न लिख पाए, थोड़ा बहुत पेपर छूटने का भी इसमें टेंशन रहता ही है। ठीक है, तो थोड़ा पेपर लेंदी होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली करोगे तो फिर हो सकता है आपका पेपर न छूटे। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। फिर है कि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स आते ही हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, ये अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, इसको आप मैनेज कर सकते हो पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी आ जाता है, मॉड्यूल के भी बाहर का आ जाता है। सप्लीमेंट में भी काफ़ी कुछ पुराने सर्कुलर्स हैं जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर वो भी कभी भी पूछ लेते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप दिमाग नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। जैसे आप पढ़ते हो ना कि स्टॉक मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही ये 2-3 क्वेश्चन जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, इसको कवर करने का अगर आप में खुजली है तो आपकी खुजली कभी नहीं मिटेगी। ठीक है, और वो 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो ही हम पास हो पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जितना भी आप टफ क्वेश्चन ले लो, पेपर ले लो, इतिहास के जितने भी पेपर हुए होंगे आप कोई भी देख लो, 60+ उसमें बच्चों ने स्कोर किया ही है। मतलब रास्ते होते हैं, आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको हमेशा इम्पॉसिबल लगेगा। स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं। तो गलत चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा बॉदर करोगे तो उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आप पे पड़ेगा। तो ये 2-4 क्वेश्चन आएंगे, 10-12 मार्क का आउट ऑफ बॉक्स का पेपर आता ही है। ठीक है, मान के चलें, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से बनाएं। ठीक है, फिर है कि चैप्टर वाइज वेटेज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये लेटेस्ट वेटेज है, जो करंट सिलेबस के हिसाब से पेपर हो रहे हैं उसके हिसाब से वेटेज है। तो आप देख सकते हो कि एसएम में इनिशियली थोड़ा सा था, कम ज़्यादा आ रहा था, किसी में से बहुत ज़्यादा आ रहा था, किसी में से कम आ रहा था, बट इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब में लगभग 2-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 10-10 मार्क का सबका वेटेज है ही है। मतलब इसमें कोई आप दिमाग नहीं लगा सकते कि मैं ये ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये कम पढ़ता हूँ, या वॉटेवर, कुछ भी आप प्रायोरिटी सीक्वेंस या कुछ भी आप कम इंपॉर्टेंस वाला, ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। एसएम में लगभग सारे जो चैप्टर्स हैं वो इक्वली वेटेज हैं। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स हैं,
तो पूरे 6 के 6 आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी आता है, इस वजह से वेटेज भी मेरे ख्याल से 60 मार्क्स का है। 60 में से 40 का आपको सॉल्व करना होता है। 6 चैप्टर हैं और 60 का वेटेज है, तो इसीलिए लगभग हर चैप्टर में से आना ही आना है, ठीक है। कंपल्सरी 40 मार्क्स का उसमें से सॉल्व करना होता है। तो एसएम में कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, एसएम में आपको सब पढ़ना है। एसएम में 2-3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है कि एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क का, उसमें से 10 या 15 मार्क का केस स्टडी बेस्ड आता है। अब केस स्टडी में भी क्या हो रहा है कि कुछ अटेम्प्ट में केस स्टडीज इस तरह की आ रही हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। जो थ्योरी आप पढ़ते हो चैप्टर के अंदर, वही क्वेश्चन डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। पर एक आध दो अटेम्प्ट में आंसर बनाने का या थोड़ा बहुत रियल वर्ल्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुके हैं। अब अगर आप पास पेपर देखोगे तो आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा कि यार इन चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करें, कौन सी इंडस्ट्री में क्या है, समझ रहे हो। सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर कुछ आपसे पूछा भी जाता है, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। इतने सारे सेक्टर्स, इतने सारे इंडस्ट्रीज, क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या न्यूज़ पढ़ोगे, ठीक है। उसमें लिमिटेशन, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपका जो किताबी सिलेबस है वो ही इतना वास्ट है, वो ही आपसे पढ़ के नहीं हो पाएगा, वही आप कैसे कवर करो, कैसे रिवाइज करो, उसी में उलझ जाओगे। उसके बियॉन्ड सोचना मतलब और आप अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हो। तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल के कंटेंट पे आप फोकस करो। मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, तो स्टिल मतलब पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आप 70-80 वाला टारगेट लेके चल रहे हो तो अलग ही लेवल की प्रिपरेशन लगेगी, बट 45-50 मार्क्स, 55 मार्क्स, इस रेंज की अगर मैं बात करूं, 45 to 55, इसके लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। बस जितना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। बच्चे एक्चुअली बचपना कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे आके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कि जो चीज है, जो किताबों में है, वो तो करो ना पहले। अगर वो आपके हो गई है, उसमें आपका बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आ रहा है, एक क्वेश्चन तो पूरा बुक का आ रहा है ना, क्या उसमें 20 में से 20 मिल रहा है आपको। अगर कोई बच्चा जो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल देखे दिखाए पढ़े पढ़ाए सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आप कितने ले रहे हो ये तो देखो आप पहले। लिटरली मैं बता रहा हूं, वो जो 20 मार्क है उसमें से लोग 8 मार्क भी नहीं ले पा रहे। मतलब जो पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, इजी है, सब है, ये है वो है, उसमें से भी तो आप 20 में से 8 ही ले रहे हो। तो केस स्टडी वाले के पीछे क्यों पड़े हो आप। पहले वो 8 को 16 तो करो ना भाई, वहां भी तो स्कोप है ना इंप्रूवमेंट का। 20 में से 12, 14, 15 कुछ तो आप इंक्रीमेंट कर सकते हो ना। लिटरली मैं बता रहा हूं, लोगों के 20 में से 4 नंबर 5 नंबर आ रहे हैं और उनको काई की टेंशन खा रही है कि वो केस स्टडी कैसे कवर करे। अरे भाई, जो आ रहा है पढ़ा हुआ है मॉड्यूल में, आपने पढ़ा हुआ है, उसका क्या, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बुरा लगेगा, क्योंकि गलत डायरेक्शन, गलत माइंडसेट से अगर आप पढ़ोगे और उसको जो भी आपको आईना दिखाएगा वो इंसान आपको पसंद नहीं आएगा। और मैं वो सब मोह माया छोड़ दिया हूं कि मैं किसी को पसंद आऊंगा। नहीं भाई, मुझे चेंज करना है, लोगों को फैक्ट्स बताने, रियलिटी बतानी है। अब वो मुझे हेट करेंगे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इनिशियली पढ़ता था, जब मैं बच्चा था, नया नया था, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे सब अच्छा समझें, अच्छा ये करें और ये सब, ठीक है, सब बचपना। मैंने भी ये रियलिटी देख ली है कि हमेशा आपको लोग लाइक नहीं करेंगे, भले आप उनके फेवर में भी बोलोगे तो भी कोई ना कोई रीज़न उनको मिल ही जाएगा आपको हेट करने का, ठीक है। तो यही फैक्ट है कि पहले आप 20 जो आ रहा है, जो आप कवर कर सकते हो, जो उस किताब के अंदर से ही आ रहा है, जो आप कवर कर सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उसमें से पहले आप बढ़ाओ। अगर आप वो सब एक्यूरेटली लिख पा रहे हो, देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि केस स्टडी का क्या करें। जब तक आप वो फिक्स नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं आपको, 40 में से 20 से 25 मार्क का किताब से आ रहा है मिनिमम। कुछ कुछ अटेम्प्ट में तो पूरा ही बुक से आया है, ठीक है। तो 25 से 30 मार्क यू कैन एक्सपेक्ट कि जितना आप पढ़ के जा रहे हो उसमें से आएगा। अब मेरा आपसे ये कहना है, क्योंकि वो एक लिमिटेड कंटेंट है, आप उस पर ज्यादा रिविजन्स करो।
ज्यादा एक्यूरेटली आंसर्स लिख के आओ, जो कि आपके हाथ में है। कोई रोक नहीं सकता आपको, मैं बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट भी आपको रोक नहीं सकती। 30 से 35 मार्क का, सॉरी 25 से 30 मार्क का पेपर अगर आप अच्छे से लिख के आओ, 15 से 18 मार्क, 15 से 18 मार्क आपको मिनिमम एसएम में मिल सकते हैं। तो जो पॉसिबल है वहां आप एफर्ट्स लो, मेरा ऐसा बोलना है। न कि जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, उसमें अपने आप को बर्नआउट करना और फिर ब्लेम गेम खेलना कि ये तो ऐसा है वैसा है। जो आपके हाथ में है उस पर आप वर्क करो, ये मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो 25 मार्क का आ रहा है किताब से, उसको एक्यूरेटली कैसे लिख के आना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करनी है, एक्यूरेट लैंग्वेज लिख के आनी है, वो एफर्ट मैं चाहता हूं कि आप दो। 25 में से मुझे लगता है आप 15-16 मार्क तो ले सकते हो, जो कि पास होने के हिसाब से, या जो 50-55 मार्क में जो कह रहा हूं उसके हिसाब से 15 मार्क आपके मिनिमम एसएम में आने चाहिए। और केस स्टडी में भी आप कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो आधा 1-2 मार्क उसमें भी मिलता है, जीरो नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो आपके पास नॉलेज होगा ही, थोड़ा बहुत कनेक्टेड टॉपिक्स ही आते हैं, तो वहां पे भी 2-4 मार्क आप स्कोर कर सकते हो। तो 15-16 वहां, 3-4 मार्क केस स्टडी, तो 20 मार्क आपके हो जाते हैं, जो कि 50% होता है। 40 में से 20 आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये एक रास्ता आपको निकालना है। तो एसएम में कोई ऐसा है नहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल के। अब आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस पे, जिसका 60 मार्क्स का वेटेज है, ऑप्शन मिला के 75 मार्क्स का आता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली, अगर आप देखोगे, ये देखो यहां से 15, 18, 20, 31 दिख ही रहा है कि ये हाई वेटेड है, पर ये कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। तो ये एक है जो आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दिख रहा है कि मिनिमम 15 मार्क का तो आ ही रहा है। फिर आपको दिखेगा ये 20, 15, 20, फिर 5, एक बस थोड़ा सा एक अटेम्प्ट में कम आया है, पर कंसिस्टेंटली इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी डिटेल में आपको इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर तो अनडिस्प्यूटेड हैं कि आपको डिटेल में पूरा पूरा कवर करना पड़ेगा, कभी भी ये झटका दे सकते हैं। अब जो लेस वेटेड हैं, आपको दिख रहा है कि पहला चैप्टर है 5, 6, 0, 6, यानी एक आध क्वेश्चन आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कवर करके गए तो भी चलता है। फिर REIT NVIT में से भी एक ही क्वेश्चन आता है। दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, कुछ लोग बहुत टाइम इसमें वेस्ट करते हैं, REIT NVIT बहुत डेप्थ में चले जाते हैं। अरे भाई वेटेज ही नहीं है उसका, एक ही क्वेश्चन आएगा, कितनी भी मेहनत कर लो एक ही क्वेश्चन आएगा। तो जो मतलब समझ रहे हो, अगर आप इस पे टाइम ज़्यादा दे दोगे तो आपको, मतलब टाइम लिमिटेड है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जितना टाइम आप इनको ज़्यादा दोगे उतना फिर बाकी चीज़ों को, मल्टीपल रिविजन्स को, राइटिंग प्रैक्टिस को आप नहीं दे पाओगे। कॉम्पिटिंग होता है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड है, तो ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा दो, और ये जो एकाध क्वेश्चन जिसमें आ रहा है उसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको कवर करके जाना चाहिए, ठीक है। IFSC भी देखो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इंटरमेजरी भी एक आध आ रहा है, फॉरेन फंडिंग दोनों चैप्टर मिला के भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पहली बार एक बड़ा क्वेश्चन आया था, नहीं तो उसमें भी ठीक ठाक ही आ रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो 4-5 चैप्टर हैं जो बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बाकी थोड़ा थोड़ा आप इंपॉर्टेंट कवर करके इंपॉर्टेंट ही ज़्यादा बार रिवाइज करके जाओगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, ठीक है। और काफ़ी लोग आपसे कहेंगे 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना चाहिए, 100 मार्क्स का पेपर बहुत ज़रूरी है। उनसे बस पूछ लेना कैसे, आप बताओ कैसे करना चाहिए। वो तो सबको पता है ना, बच्चे को भी पता है, एग्जीक्यूटिव में भी आपको पता है, EET में भी थे आपको पता है। पूरा पेपर सॉल्व करना तो होता ही अच्छा है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे कैसे करें वो तो बताओ, आप करके बता दो। आपने भी जब CS किया था, आपने 100 मार्क का पेपर सॉल्व किया था क्या? तो ये एक बहुत फिजूल की बात चालू है, 100 मार्क का पेपर सॉल्व नहीं हो पाता, ये भी तो बताओ ना। करना चाहिए वो तो प्रोफेशनल लेवल पे बातें बताना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से, करना चाहिए, फायदा होगा, ये होगा। अरे भाई कैसे करे, ऑफ बीट पेपर आ रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, और जो बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं उनका तो मैं मतलब क्या ही बोलूं, बैक ऑन बैक पेपर चलते हैं,
रिवाइज करना ही नहीं हो पाता। तो क्या है ना, माइंड से नहीं खेलना चाहिए बच्चों के, मुझे ऐसा लगता है। तो 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व नहीं होता है, नहीं भी हुआ तो मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मेरा बोलना है। ऐसा नहीं कि हो रहा है और मत करो ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं हो रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप पास नहीं हो सकते, निगेटिव सेंस में नहीं लेना है। क्लियर है क्या? तो ये 4-5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 15 मार्क का देखो इसका वेटेज आया है, नॉन फंड बेस्ड 10 मार्क 10 मार्क, ठीक है। प्राइवेट फंडिंग वाला भी अच्छा खासा वेटेज है। तो ये 4-5 जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिटेल में आपको कवर करने चाहिए। बाकी में आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट या कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, ऐसा मेरा बोलना है। हर आइटम, हर एलिमेंट, हर वर्ड, हर लाइन पढ़ के ही जाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटे चैप्टर्स में उसमें आप आपके हिसाब से जजमेंट लेके कुछ कुछ जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है या बहुत ही ऑफबीट चीज़ें हैं वो आप थोड़ा थोड़ा कट करते जाइए, ताकि वो टाइम आप फिर मल्टीपल रिविजन्स के लिए रख पाओ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पूरा आपका पास पेपर का एनालिसिस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और दूसरा है कि सप्लीमेंट हमेशा आप कवर करके जाएं, क्योंकि झटका सप्लीमेंट से भी काफ़ी बार आया है, छोटे छोटे सर्कुलर्स ये वो, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ के ही जाना पड़ेगा। बहुत ऑफ बीट सर्कुलर्स होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे होते हैं जो सिलेबस में ही नहीं है, टॉपिक ही सिलेबस में नहीं है पर उससे रिलेटेड सर्कुलर सिलेबस में। तो इसलिए उसको समझाना भी टीचर के लिए थोड़ा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है कि यार ये कैसे बताऊं, बेस ही नहीं पता, अमेंडमेंट कैसे समझाऊं। तो वो इसीलिए थोड़ा सा हवा में ऊपर में समझाना पड़ता है, और कोई हमारे पास भी रास्ता नहीं है। पर सप्लीमेंट आपको कवर करके जाना चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ वहां लिख के आ पाओ, आपको जीरो ना मिले। अब एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है ये भी है कि पूरा मटेरियल एक बार गो थ्रू हो जाओ। रेगुलर प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, ICSI मटेरियल एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। गो थ्रू इन द सेंस कि जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो उसको मैप करो कि कितना प्रतिशत मटेरियल आपका आपके नोट से कवर हो रहा है। 100% मटेरियल कवर करना भी थोड़ा मुश्किल है, पर 80, 85, 90 इज वेरी डिसेंट। 85-90% बहुत ज़्यादा होता है, उतना भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वही, ये भी वही है, 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करो, वैसे ही 100 मार्क पूरा 100% मटेरियल कवर करो, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है तो डेफिनेटली कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो और ये इंश्योर करो कि आपका कवरेज अच्छा है। 80-85% टॉपिक्स आपके नोट्स में जिससे आप पढ़ रहे हो उसमें कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ जो मुझे कहना है, जो काफ़ी लोग नहीं कहते हैं, जो मैंने अभी एक बताया आपको कि आप 60 to 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 20 मार्क्स भगवान पे छोड़ दो, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो कैसा होता है ना, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं पास्ट में, हो सकता है आपने भी देखे हो, कि स्टूडेंट के जब मैंने आंसर शीट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स के जब मैंने आंसर शीट देखे हैं, कुछ बच्चों को, कुछ मतलब मेजॉरिटी बच्चों को, कोई भी एक भी क्वेश्चन में 5 out of 5 नहीं मिले, या फिर 4 out of 5 भी नहीं मिले हैं। उनको 2.5 या मैक्सिमम 3 मार्क्स मिले किसी भी क्वेश्चन में। मतलब पूरा पेपर, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे चैप्टर, अरे कोई तो एक क्वेश्चन होगा जो आपका पढ़ा हुआ है और वो एग्जाम में आ गया, ऐसा एक भी नहीं है। ये मैं मान नहीं सकता कि कोई बच्चा है, इतने 100 of hours पढ़ाई कर रहा है, 100 of hours रिवाइज कर रहा है, इतना बड़ा कवरेज है उसका, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया उसका पढ़ा हुआ। अरे एक क्वेश्चन जिसमें से वो 4 ले पाए या 5 में से 5 ले पाए, इससे कौन रोक रहा है आपको? यही चीज है जो आपके कंट्रोल में। मैं मानता हूं पेपर चेकिंग इजी नहीं होती है, मैं मानता हूं पेपर चेकिंग आपके हाथ में नहीं है, पर लोगों को मिलते हैं, 4 में से 5 तो मिलेंगे ना, अगर आप एक्यूरेटली लिख के आओगे। यही मैं कह रहा हूं, प्रोफेशनल लेवल पे जो आंसरिंग की आपकी लेवल है, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, वो उस लेवल की नहीं है। प्रोफेशनल लेवल की आंसर शीट लगती ही नहीं, ऐसा लग रहा है मैं एग्जीक्यूटिव लेवल के बच्चों की आंसर शीट देख रहा हूं।
कुछ तो थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए ना, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल के बच्चे हैं। कुछ तो आपका लैंग्वेज और जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ तो अपग्रेड होना चाहिए, वो नहीं है। वहां आपको काम करना है, टेक्निकल और बहुत अच्छे आंसर्स आपको लिखने हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिविजन्स लगती हैं। तो मेरा यही बोलना है, रिविजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, स्पेशली बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि रिविजन ही नहीं हो पाती है तो फिर इसलिए वहां फिर जो याद आया लिख के आ गए। तो वन डे बिफोर द एग्जाम वो तो होता ही है रिविजन, पर ऐसा नहीं कि आपने हफ्ता 10 दिन पहले जो पढ़ा है पूरा ही आप भूल जाओगे, बस एक ही दिन जो एक दिन एक रात पहले पढ़ते हैं वही याद रहता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उसके पहले भी सफिशिएंट बहुत ज़्यादा बार रिविजन्स की हुई हैं तो याद आता है, थोड़ा भरोसा रखो, ठीक है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि 40 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट ऐसा आता है जो आपका पढ़ा हुआ है, जो आपने रीड किया हुआ है, हो सकता है आपने लिख के भी देखा हो राइटिंग प्रैक्टिस में। तो यहां आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मतलब हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको 2-3 बार और ज्यादा बार पढ़ के जाना है, ताकि आप बहुत एक्यूरेटली लिख के आ पाओ। मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि अगर मैं किसी के आंसर शीट देखूं तो पूरे पेपर में 20-25% आंसर्स तो ऐसे होने चाहिए ना जिसमें 3, 4, 5 मार्क्स मिले हैं। अरे सब में 1 या 2 ही मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। मेरा ये बोलना है, ये मतलब आईना है आपके सामने। अगर आपको हर क्वेश्चन में 0, 1 या 2 ही मिल रहा है, इसमें आप किसी और को कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा पेपर ऐसा तो आया नहीं है कि जो आपको आता नहीं हो। अरे भाई आधा पेपर तो देखा दिखाया आता है ना, उस आधे में भी आप क्या कर रहे हो, 0, 1, 2। यहां आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि 40 या 50 जो है वहीं आपके 20 से 25 मार्क आ जाते हैं। अगर आप वहां ध्यान दो, थोड़ा ज्यादा, जैसे पानी देते हैं ना झाड़ को, वैसे थोड़ा ज्यादा पानी दो, थोड़ा ज्यादा धूप सेको, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दो उस 40 या 50 पे जो आपका देखा हुआ आ रहा है। और इजी वाले ही आते हैं, आप देख लो, मैं कोई बिना रिसर्च के बात नहीं कर रहा हूं, इतने सालों से अटेम्प्ट्स को फॉलो कर रहा हूं। आधा पेपर आपके बुक के अंदर का ही आ रहा है, मैं मिनिमम ही बोल रहा हूं, ज्यादा ही आता है पर मिनिमम, जिससे कोई आर्ग्यूमेंट न कर पाए। भाई आधा पेपर आपका देखा हुआ है, देखा हुआ, पढ़ा हुआ, रिवाइज किया हुआ, उसमें आपको कोशिश ज्यादा करनी है, ठीक है। तो बस आपका मैं बता रहा हूं ना, 30-40 मार्क का जो ये है प्रॉब्लम, ये इसी से सॉल्व होगा। बस आपको कुछ आंसर्स बहुत अच्छे लिख के आने हैं, जो आपके पढ़े हुए, देखे हुए, ज़्यादा बार रिवाइज किए हुए हैं, उनमें आपको बहुत एक्यूरेटली लिख के आना है। और जो थोड़े ऑफ बीट आए हैं या कुछ ऐसे आ गए जो आपने ज़्यादा बार रिवाइज नहीं किया है, तो वहाँ ठीक है, थोड़ा आप लेस एक्यूरेट लिख के आते हो तो थोड़ा आपको मार्किंग कम मिलती है। पर एटलीस्ट कुछ आंसर्स आपके ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको 4 या 5 में से 5 हो। ये बस मेरा आपसे कहना है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसको सीरियसली लेके आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो बस वीडियो इतना ही है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये सब है, मुझे लगता है आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और कुछ और आपके मन में सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।